अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिव्यू में खुश आमदीद। मैं हूं शहबाज राना और मेरे साथ हैं कामरान यूसुफ। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज एक दफ़ा फिर ऐलान किया है कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। और इस दफ़ा जो ऐलान आया ये बिल्कुल रमज़ान से कुछ 10 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया, लेकिन क्या यह बात हमेशा ऐलान की हद तक ही रहेगी या हुकूमत इस बारे में संजीदा है? वफाकी हुकूमत ने पिछले दिनों एक ऑर्डिनेंस तो जारी किया है जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर साहब का यह कहना है कि इस दफा हम किसी जो दुकान के मैनेजर को नहीं पकड़ेंगे बल्कि हम जो मालिक है उसको पकड़कर जेल में डालेंगे। लेकिन मसला यह है कि ये जो ऑर्डिनेंस है इसका जो इतलाक है सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की तक की वो महदूद रहेगा। कामरान साहब, ये जो पूरी सूरत हाल डेवलप हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब हर हफ्ते एक नया ऐलान करते हैं और उसमें सदाकत कितनी होती है ये सिर्फ ICT की हद तक ये रहेगा, तो ये पूरे मुल्क में इसका कैसे इतलाक होगा? दो इसमें चीज़ें, एक तो बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले जब इससे पहले शायद उन्होंने ऐलान किया कि ऐसा ऑर्डिनेंस लेकर के आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल था कि बहुत बड़ा कोई मैसिव कोई स्टेप लेने लगे हैं कि रमज़ान की आमद से पहले पूरे पाकिस्तान में शायद कोई एक नया कानून ला रहे हैं ऑर्डिनेंस के ज़रिए कि जिसके ज़रिए इस माफिया से निपटेंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जेनुइनली प्रॉब्लम है, लेकिन जब ऑर्डिनेंस आया तो पता चला कि उसका इत्तलाक सिर्फ फेडरल कैपिटल टेरिटरी तक है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर बात है कि हमारे यहाँ अगर कवानीन को देखें ना तो शायद ये हमारा जो स्टूडियो है पूरा, अगर वो लें तो पूरा स्टूडियो हमारा वो उन डॉक्यूमेंट से दस्तावेजात से भर जाए। कवानीन की हमारे यहाँ कमी नहीं है, इशू तो इम्प्लीमेंटेशन का है। आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस ऑर्डिनेंस से पहले ही वो बेशक विफाक हो, सूबे हो, अजला हो, कवानीन मौजूद हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्या अभी जायज़ है? क्या स्मगलिंग जो है किसी भी तरीके से जायज़ है? सवाल वही आ जाता है कि इस पर अमल दरामद कौन करवाएगा। इस ऑर्डिनेंस पे भी बेशक उसका इतलाक सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है, अमल दरामद तो उसी पुरानी मशीनरी ने करवाना है जो किसी हद तक आपको पता है कि फैसिलिटेट करता है। तो ये मुझे लगता है कि या तो इमरान खान साहब की नीयत पे मैं नहीं शक करता, जो इस तरह के इक़दामात के लिए जो उनको एडवाइस करते हैं शायद उनको वो मिस गाइड करते हैं। हमें बेहतर अमल दरामद, हमारा जो सिस्टम है उसमें कवानीन मौजूद हैं, हमें अमल दरामद जो करवाना है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, ना कि हम नए कवानीन लाते जाएं और उनका अंबार लगाते जाएं और फिर कुछ और ना हो। ये तो बात हो गई ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से। जो आपके पास अहम एक खबर है बहुत बड़ी, ख़ास करके जो कुछ अर्सा पहले भी हमने जिक्र किया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के दरमियान जो एक कह लें कि मैं कह दूं कि जंग जारी है, तो उस सिलसिले में कुछ आपके पास खबर है? जी बिल्कुल नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ी स्टोरी लेके आ रहे हैं। स्टोरी वही हम आपको याद है पिछले हफ्ते भी हमने एक इशू डिस्कस किया था, जो वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक टफ वार है कि किसको कितना इख्तियार मिलना चाहिए। आज एक नई चीज़ हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, वो ये कि वजारत ख़जाना ने आज से तकरीबन 1 साल पहले एक ख़त लिखा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, और उस ख़त के अंदर वजारत ख़जाना ने इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया कि जो मरकज़ी जो बैंक है वो सट्टेबाजी को फ़रोग दे रहा है, वो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके साथ मिलकर इस तरह के इकदाम कर रहा है जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान अपना जो कर्जा है वो उसको लेना पड़ता है। हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं, महसूलात हैं, वो इतने नहीं है कि हुकूमत अपनी जो ज़रूरियात है वो पूरी कर सके, तो इसको लामहला कर्जा लेना पड़ता है। तो जब ये कर्जा लेता है उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल होता है। ये कर्जे ज़्यादातर हमारे कमर्शियल बैंकों से आते हैं। जनवरी 2019 से लेकर मई 2019 तक हुकूमत पाकिस्तान ने जो कर्जा लिया उसके ऊपर जो खत लिखा गया है वजारत खजाना की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड को, हुकूमत पाकिस्तान ने को 6.5 अरब रुपए का उसके ऊपर इजाफी सूद बर्दाश्त करना पड़ा। और उसकी वजह यह बताई गई कि चूंकि जो बैंक्स थी उन्होंने हुकूमत को कर्जा ऑफर नहीं किया, बजाय वो कर्जा हुकूमत को ऑफर करते उन्होंने स्टेट बैंक की पॉलिसी थी उसके ऊपर वो जो कर्जा जो पैसा उसके पास इजाफी था, जो कैश था, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखकर उस पर सूद कमाया। और जब नई मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस की उसका फायदा लेते हुए फिर महंगे रेट्स के ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो कर्जा दिया। कामरान साहब, ये जो सूरत हाल है ये लगता ये है कि वो इदारे जिनका काम है रेगुलेट करना, बैंकों को इस चीज पे फोर्स करना कि वो बिहेव करें, अपने सार्फिन का, अपने कंज्यूमर्स का ख्याल करें, तो अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही उनके साथ मिल जाता है तो फिर सूरत हाल देखें क्या हो सकती है। इस पर यकीनन ये बड़ी तशवीशनाक पहलू है, क्योंकि 6.5 अरब रुपए एक ऐसे मौके पर जब आपको पता है कि पाकिस्तान की मैशत वैसे ही लड़खड़ा रही है, तो मेरे ख्याल में एक एक पैसा जो है वो मैटर करता है। तो इसमें मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें पेशरफ्त क्या हुई है। ज़ाहिर है आपने कहा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑर्डर ज़रूर किया कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और हैरान कुन बात है कि अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त होती नज़र नहीं आती।
तो इसकी क्या वजह है? मुझे तो समझ नहीं आती। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अगर इसकी तहकीकात होगी तो शायद स्टेट बैंक को लगता है कि उनके कुछ ऑफिशियल्स हो सकता है कि इसमें इम्प्लीकेट होते हों। तो मेरे ख्याल में तो इसका हाईएस्ट लेवल पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस पे नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये तो टैक्स पेयर्स की मनी है। अगर इस तरीके से आपको पता है कि ज़रा जो भी गवर्नमेंट कर्जे लेती है, फिर जब उन कर्जों की अदायगी करती है तो हमारी जेब से ही जाते हैं ना। अगर 6.5 अरब रुपए अगर एक्स्ट्रा वो पे करने पड़ रहे हैं तो हमारी जेबों से ही वो जाएंगे। तो बड़ा एक लम्हा फिक्री है मेरे ख्याल में। तो ये आपने बिल्कुल ठीक है। जब ये 21 मई 2019 को ये खत लिखा गया वजारत खजाना की तरफ से, उसमें 2 मुतालबात उन्होंने किए थे, और ये उन्होंने मुतालबा जो किया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड से किया था। एक के बोर्ड जो है इसकी तहकीकात का हुक्म दे, और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इस चीज का वो तहकीकात करे और पता लगाए कि वो कौन से अफराद जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर है जो बैंकों के साथ मिले हुए हैं। और ये कोई छोटा इल्जाम नहीं था, बजाय इस चीज को वो संजीदगी से लेते और इस चीज की तहकीकात करते कि उनके अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से एक तो हुकूमत को कर्जों के ऊपर 6.5 अरब रुपया कामरान साहब ज्यादा सूद देना पड़ा, दूसरा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इन्हीं बैंकों से जो इजाफी कैश उनके पास पड़ा हुआ था वो ज्यादा शरह सूद के ऊपर लिया अपनी ही 2009 की पॉलिसी के खिलाफ, जिसकी वजह से उसका जो प्रॉफिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उस साल का होना था उसमें भी कमी हुई। तो 2 जगह पे नुकसान हुए। लग ये रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको संजीदगी से नहीं ले। तो आपका कोई स्टेट बैंक का इसके हवाले से क्या मौकिफ है? क्या आपने जानने की कोशिश की कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं? कामरान साहब, मैंने मंगल वाले दिन जो तर्जमान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आबिद कमर साहब उनको सवालात भेजे। मेरे 5-6 सवालात थे उनको, और चूंकि बहुत संजीदा इशू था और मैंने उनका आज तक इस चीज़ का इंतजार किया कि वो जवाब देंगे। और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि पहले तो ये बताएं कि जो वजारत खजाना की जो एक दरखास्त थी कि ये मामला बोर्ड के सामने लेके जाए, क्या बोर्ड के सामने मामला लेके गए? दूसरा हमारा उनसे यही सवाल था जी कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसिलिटेट कर रही है बैंकों को कि वो महंगे दामों पे कर्जा दें हुकूमत पाकिस्तान को, तो फिर उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अपने किरदार के ऊपर क्या बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं आ जाता? और तीसरी जो बहुत बड़ी बात थी, अगर ये इतना कुछ हो रहा है तो क्या ये जो मामला है ये FIA और नैब को नहीं भेजना चाहिए? कुछ जवाब आया? जवाब आया कि हम इस पर बिल्कुल जवाब नहीं देंगे, आपने जो लिखना आप लिखिए। अच्छा, मतलब इतनी वो एरोगेंस है। तो इस पे फिर वजारत खजाना क्या कर रही है? क्या एक खत लिख के उसके बाद ये खामोश हो गए हैं? क्या उनके पास कोई और ऑप्शन है, या उन्होंने बस कार्रवाई करनी थी बस कर दी? क्योंकि उनको भी है कि कौन सा उनकी जेब से पैसा जा रहा है, पैसा तो आवाम का है। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। वो इसलिए कि जो खत लिखा गया था, आप फॉर्मर सेक्रेटरी फाइनेंस होते थे यूनुस ढागा साहब, ये उन्होंने लिखा था। और आपको याद है कि यूनुस ढागा साहब को IMF प्रोग्राम के ऊपर इख्तलाफात की वजह से उनको फारिग कर दिया गया था और बाद में उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली थी। तो उनके जाने के बाद इस खत को वजारत खजाना की तरफ से भी परसू नहीं किया गया। मैंने ये वजारत खजाना से भी चेक किया कि इतना बड़ा इशू, आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया, तो क्या आपकी तरफ से कोई परसू चीज की गई? तो वहां से जवाब यह है कि हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कोई जवाब इसके ऊपर नहीं आया। अच्छा, तो ना इधर से पूछा गया ना उधर से बताया गया, और कौम का 6.5 अरब रुपया इजाफी सिर्फ 5 माह के अरसे के लिए। अगर आप इसको फर्दर उस वक्त कर लीजिए तो पता नहीं कितना नुकसान हुआ। जो लेटर के अंदर चीज लिखी गई है, जनवरी 2019 से लेकर मई 2019 तक 6.5 अरब रुपए का इजाफा। शायद इसी वजह से हमारे यहाँ जो इंटेग्रिटी वाले लोग हैं, क्योंकि यूनुस ढागा का पहले भी आपने IMF के हवाले से उनका हुकूमत के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कुछ इख्तलाफात थे और कैसे उनको चलता किया, तो शायद हमारे यहाँ इंटेग्रिटी वाली लोग जो अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करते हैं उनकी गुंजाइश नहीं। और अफसोस की बात है, और वो भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। यहाँ पर एक ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद एक और बहुत आम इशू, और वो है कर्जों में रिलीफ के हवाले से। आपको पता है कि G20 या जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने पाकिस्तान समेत 76 ममालिक के जो कर्जे थे तकरीबन जो इस साल वाजिबुल अदा थे उनको मुंजमद कर दिया है। सवाल पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान को इसमें कितना रिलीफ मिलेगा, मुख्तलिफ किस्म के फिगर्स आ रहे हैं, तो आपको ब्रेक के बाद बताएंगे कि एक्चुअल पाकिस्तान को इससे कितना फायदा होगा। सो स्टे विद अस। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी और भी दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने डेट रिलीफ की बात की थी, जो मौजूदा कोरोना वायरस की वजह से सूरत हाल है। तो इस डेट रिलीफ के हवाले से या कर्ज़ों में रिलीफ के हवाले से मुझे 67 साल पुरानी एक खबर याद आ गई और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। और 27 फरवरी 1953 की ये बात है कि लंदन में 20 ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, उसमें एक मुआहदे पर दस्तखत होते हैं जिसे लंदन डेट अग्रीमेंट कहते हैं। इस अग्रीमेंट या मुआहदे का बुनियादी मकसद ये था कि जर्मनी
जो दूसरी जंग अजीम के बाद बिल्कुल तबाह हो चुका था और उसकी तामीर नौ के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए उन्होंने जर्मनी के जो निस्फ कर्जे थे वो माफ़ कर दिए। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प और हैरान कुन बात यकीनन आप लोगों के लिए भी होगी कि इन 20 ममालिक में जहां अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और दूसरे यूरोपियन ममालिक शामिल थे, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था जिसने जर्मनी का कर्जा माफ़ किया। और 67 साल के बाद अगर आज की दुनिया की अगर हम बात करें, हाल की बात करें, तो जर्मनी आज दुनिया की चौथी बड़ी मईशत और पाकिस्तान उसके मुकाबले में जिसने एक वक्त में जर्मनी को कर्जा दिया और उसको माफ़ किया, आज दुनिया की उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जो मकरूज तरीन ममालिक हैं। तो शहबाज साहब, यकीनन ये जब G20 का फैसला आया, पाकिस्तान में बहुत से लोग इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं, देखें जी, कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन कि उन्होंने सबसे पहले गरीब और तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज़ों में रिलीफ के बारे में बात की थी और फिर पूरी दुनिया ने उसको फॉलो किया। क्या हमारे लिए कर्ज़े मुआफ़ करवाना, कर्ज़ों में रिलीफ के लिए जब इस तरह की खबर आए, क्या ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है या सोचने की बात है कि कहाँ हम जर्मनी के कर्जे माफ़ करते थे, आज उन्हीं ममालिक से कह रहे हैं कि प्लीज़ हमें कुछ रिलीफ दे दें कर्ज़ों में? कामरान साहब, वक्त बदलते देर नहीं लगता। अगर हमने कुछ तकरीबन 70 साल पहले कर्जे माफ़ किए थे तो आज हम माफ़ करवा रहे हैं, कोई बात नहीं। और इमरान खान साहब ने भी तो वादा किया ना कि हम बहुत जल्द गरीब ममालिक को कर्जे देंगे, लेकिन बदकिस्मती से जो हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं ना, वो ठीक नहीं है। अभी एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोरोना के बाद क्या पाकिस्तान को वाकई दुनिया से कर्जे माफ करवाने की बात करनी चाहिए थी? क्या हमें कर्जे माफ करवाने की जरूरत भी थी या नहीं थी? और जो हमें रिलीफ मिल रहा है उसका क्वांटम क्या? इस वक्त जो प्रॉब्लम पता क्या है, दो तरह के मसाइल आ रहे हैं। मीडिया में आप देखें बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्यादातर ये खबरें चला रहा है कि ये जो G20 ममालिक है, तफसीलात अभी हम बताते हैं आपको कि G20 ममालिक से जो रिलीफ मिला उसकी वजह से पाकिस्तान को $12 अरब का सिर्फ एक साल में फायदा हो रहा है। और मैं तो एज इकोनॉमिक रिपोर्ट अपना सर पकड़ के बैठ गया, हम किस दुनिया में रहते हैं। और इस कंफ्यूजन की जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन को ही तो दूर करना है। इस कंफ्यूजन की सबसे बड़ी जो वजह है वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन फॉरेन ऑफिस, वजारत खजाना और इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री। फॉरेन ऑफिस वो अपना काम तो कर नहीं सकता और वो बात करने चला है दुनिया से कर्जे माफ करवाने की, और उसके पास कोई डाटा भी नहीं है। वजारत खजाना को ये पता नहीं है। नहीं, हमारे वजीर खारजा ने तो क्रेडिट लिया कि हमने ये इनिशिएट किया, फिर हमने रियलाइज किया कि इसमें हम कंसल्ट करते हैं जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं, फिर हमने इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है, इनके लोगों को बुलाया और उनके सामने प्लान शेयर किया और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म को प्लान पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा जी बड़ा अच्छा प्लान है, कुरैशी साहब ये कह रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने फिर एक अपील लॉन्च कर दी। हकीकत बताते हैं। चलें नाज़रीन, 25 मार्च 2020 को वर्ल्ड बैंक और IMF ने एक मुश्तरका बयान जारी किया। उस बयान के मुताबिक उन्होंने जो दुनिया के G20 ममालिक हैं, दुनिया की जो 20 अमीर तरीन जो इकॉनमीज हैं, उनसे मुतालबा किया कि जो कोरोना के बाद की सूरत हाल पैदा हो रही है, इससे निपटने के लिए आप जो गरीब तरीन ममालिक हैं उनको आप उन जो कर्जे ले रहे हैं उसमें रायत दीजिए। इस बयान के बाद जो G20 के ममालिक थे उन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन शुरू की। G20 ममालिक की जो इसमें सरबराही है वो सऊदी अरेबिया के पास है। इसके बाद वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के बयान के बाद 15 अप्रैल 2020 को G20 का एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में वो ये फैसला करते हैं कि जो गरीब तरीन ममालिक है, और ये कुछ 76 ममालिक थे जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनका जो कर्जा होगा वो अभी इब्तदाई तौर पर 8 माह के लिए 1 मई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक उसको मुंजमद कर दिया गया। ये कर्जे माफ नहीं किए गए। पहली बात यहाँ पे ये क्लैरिटी आ जाए। और इस बयान के मुताबिक एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट थी वो सऊदी अरब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे जब इसका क्वांटम पूछा गया कि इसका क्वांटम कितना होगा, कितनी रिलीफ आप दे रहे हैं 76 ममालिक को, तो उन्होंने जो फिगर दिया उन्होंने कहा इसकी जो मालियत होगी वो $20 अरब से ज्यादा होगी। कामरान साहब, $20 अरब 76 ममालिक के माफ हो रहे हैं। अच्छा, इस पर मजीद भी बात करेंगे। माफ नहीं हो रहे, उसको रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग कैच भी है, कहते हैं ना एक बड़ा मशहूर फ्रेज है कि देयर आर नो फ्री लंचेस। अब ये जो कर्जों में रिलीफ देने की बात की जा रही है वो कुछ शराइत के साथ है, तो वो शराइत भी लोगों को बता दें। ये G20 ने जो शराइत आयद की हैं कि कौन से ममालिक एलिजिबल हैं इस डेट रिलीफ के हवाले से, ये इनमें तमाम वो ममालिक जो वर्ल्ड बैंक से सस्ते कर्जे लेने के अहल हैं वो इस रिलीफ के अहल हैं। इसी तरह से अक़वाम मुत्तहिदा के बयान करदा या तयन करदा जो एक मयार है कम तरक्की याफ्ता ममालिक का, जो पहले से IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जदार हैं या उनसे कर्जा लेते हैं, वो भी इसके अहल हैं। तीसरा जो अहम पॉइंट है, ये फैसिलिटी उन लोगों को दी जाएगी या उन ममालिक को दी जाएगी जिन्होंने बाकायदा तौर पर
कर्जों में मुअत्तली के हवाले से या रिलीफ के हवाले से दरख्वास्त की है। इसके अलावा जो सबसे अहम पॉइंट है कि ये जो फैसिलिटी दी जाएगी, इसमें जो ममालिक ये फैसिलिटी लेंगे उन पर ये पाबंदी आयद होगी कि वो जो तमाम पैसा जो कर्जों की अदायगी में उन्होंने लगाना था वो सोशल सेक्टर में और ख़ास करके सेहत के शोबों में वो सर्व करेंगे। इसी तरह से इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें IMF है, वर्ल्ड बैंक है और दूसरे इदारे हैं, वो एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाएंगे जिसके तहत वो देखेंगे कि आया कि ये ममालिक जो पैसा उन्होंने कर्जों के हवाले से बचाया है वो सही जगह पर खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इसमें एक और जो सबसे अहम पहलू है कि इस पीरियड के दौरान जब ये कर्जे मुंजमद किए जाएंगे, सिवाय इसके जो IMF की जो डेट लिमिट की एक पॉलिसी है उसके तहत जो कर्जे IMF और वर्ल्ड बैंक से ये ममालिक लेते हैं, उसके अलावा इस मुद्दत के दौरान कोई भी महंगे कर्जे ये ममालिक नहीं ले सकते। तो ये इतना आसान सिलसिला नहीं है जितना नजर आता है। बिल्कुल सही कहा कामरान साहब। अब आ जाते हैं असल सवाल के ऊपर, पाकिस्तान को कितना फायदा होगा। नाज़रीन, जो इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री की वर्किंग है उसकी बेस के ऊपर जो मैंने अदादोशुमार निकाले हैं और ये हुकूमत के अदादोशुमार हैं, 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक पाकिस्तान ने ये जो G20 ममालिक है उसमें 12 ममालिक को हमने सिर्फ $2.2 अरब का जो कर्जा है वो वापस करना है। तो ये टोटल पैसा है जो हमने वापस करना है। जो वजारत खजाना के अदादोशुमार हैं, जो उनकी इनिशियल वर्किंग है, इसमें थोड़ी सी तब्दीली हो सकती है। पाकिस्तान को इसमें जो मैक्सिमम बेनिफिट होगा, जो कर्जे पाकिस्तान के मुंजमद हो सकते हैं, उसकी जो लागत है वो $1.5 अरब से लेकर $2 अरब के दरमियान कहीं आएगी। और तीसरी चीज ये कि जो 20 ममालिक है, इसमें 8 ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान का इस किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इन ममालिक में अर्जेंटीना है, ब्राजील है, इंडोनेशिया है, भारत है, मैक्सिको है, टर्की है और जनूबी अफ्रीका शामिल है। ये जो G20 के 8 ममालिक है जिनके पाकिस्तान ने कर्जे की वापसी जो मौखर हुई है, इसमें जो तकरीबन $1.5 अरब का पाकिस्तान को फायदा होगा वक्ती तौर पर, उसमें से $840 मिलियन सिर्फ कर्जा हमने चीन का वापस करना है। बाकी उसके अलावा तकरीबन जापान को हमने $408 मिलियन वापस करना है, जो अब हम नहीं करेंगे वक्ती तौर पर वापस। फ्रांस को $200 मिलियन, जर्मनी को $100 मिलियन, सऊदी अरब को $445 मिलियन, अमेरिका को $130 मिलियन और जनूबी कोरिया को $50 मिलियन। बाकी बहुत छोटी जो नोयत के कर्जे हैं, बहुत छोटी उसमें रकूम शामिल हैं, वो उसमें ज़्यादा नहीं है। एक जो चीज़ थोड़ी सी हम इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दें, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले पाकिस्तान ने जो चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से कुछ कर्जे लिए थे, चीन से $3 अरब, मुत्तहदा अरब अमारात से $2 अरब और सऊदी अरब से $3 अरब, ये कर्जे हमने वैसे ही वापस नहीं करने थे उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में शामिल है। तो कामरान साहब, ये वो सारी सूरत हाल है। कर्जे जो हमने बैलेंस ऑफ सपोर्ट के लिए लेने थे वो पहले ही रोल ओवर हुए थे। उसकी हम, अगर आप कहते तारीखें भी बता देते, ये जो कर्जे हैं पहले रोल ओवर हो चुके हैं, तो नेट जो हमें बेनिफिट है $1.5 अरब। इसलिए मेरे ख्याल में हमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि जो लोग जिक्र कर रहे हैं कि शायद $12 अरब का हमें कोई रिलीफ मिला है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जैसे शहबाज ने अभी जिक्र किया कि कोई $1.5 या $2 बिलियन का फिलहाल ये बनता है। बात का पता नहीं है कि अगर IMF, वर्ल्ड बैंक या दूसरे जो फाइनेंशियल इदारे हैं किसी किस्म का रिलीफ दें, लेकिन फिलहाल ये $1.5 बिलियन का रिलीफ है। और पाकिस्तान की मैशत की अगर बात करें तो शायद इससे बहुत बड़ा पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद डॉक्टर अशफाक हसन खान हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे कि क्या इस रिलीफ से पाकिस्तान को कोई खातिर खा फायदा होगा या नहीं। सो स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब। डॉक्टर साहब की एक डिस्टिंक्शन ये है कि 2001 में जब पेरिस क्लब के ममालिक ने पाकिस्तान का कर्जा रीशेड्यूल किया था तो ये भी उस वक्त उस टीम का हिस्सा थे। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो G20 ममालिक हैं, पाकिस्तान का कर्जा उन्होंने जो अभी वक्ती तौर पर मुंजमद कर दिया है, इसका पाकिस्तान को फायदा कितना है? मेरे जो एस्टिमेट्स हैं जो हमने वजारत खजाना से लिए हैं, कोई $1.5 अरब का फायदा है, जबकि जो बहुत सारी आप खबरें सुन रहे हैं कि $12 अरब की बात हो रही है। तो आपके इसके बारे में क्या तासुरात हैं? देखिए, $12 अरब वाले जो हैं जिन्होंने भी ये खबर दी है, कम से कम उनको चाहिए कि वो एक्सप्लेन कर दें कि ये 12 अरब का फायदा जो है पाकिस्तान को कहां से होगा। मेरे नजदीक ये है कि जो G20 में 9 मुल्क हैं और जो 9 बड़े अहम मुल्क हैं, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, US, रशिया, कोरिया,
ये वो 9 मुल्क हैं जो पेरिस क्लब के मेंबर हैं और इनका तकरीबन 10.9 बिलियन डॉलर का डेट हम ओ करते हैं। इनका डेट जो है ये तो ऑलरेडी 2039 तक के लिए ये रीशेड्यूल हो चुका है। 2001 में 38 साल के लिए हुआ था, तो ये डेट रीशेड्यूल हो गया है इनका। इनके अगर कुछ थोड़े बहुत जो इंटरेस्ट पेमेंट होंगे वो बहुत मामूली से होते हैं, तो ये वही है। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो ये चंद मिलियन डॉलर जो है इसका हमें शायद फायदा हो जाए G20 से। बाकी G20 के जो 11 लेकिन डॉक्टर साहब माफ तो नहीं किए खैर उन्होंने कर्जे, तो आप अगर वाज़े अल्फाज में हमें ये बताएं तो जो मौजूदा G20 जो आपने फिगर्स भी दिए, इसका मतलब है कि ख्वातिर खा हमें फायदा नहीं होने वाला। नहीं, G20 से तो मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। इसकी वजह मैं बता दूं कि बाकी जो 11 मुल्क हैं उसमें सऊदी अरब और चाइना भी है जो G20 के हैं, लेकिन वो पेरिस क्लब के मेंबर नहीं थे। तो इनके डेट तो हमने खुद ही इन राइटिंग IMF को दिया है एज ए प्रायर एक्शन के तौर पे कि इनके डेट जब भी ड्यू होंगे इस IMF के प्रोग्राम के दौरान में अगर ड्यू है तो वो हमने पेमेंट उसकी नहीं करनी है। तो ये तो हमने उनको लिख कर दिया हुआ पहले से। तो आई डोंट सी एनी बेनिफिट कमिंग। वाज़े अल्फाज में ताकि लोगों को भी समझ आए, क्योंकि हम तो यहां पर शादियाने बजा रहे हैं ना कि जी हमें बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है, तो आप वाज़े तौर पर हमें बताएं कि जो भी अभी तक रिलीफ का ऐलान किया गया है प्रैक्टिकली इसका बहुत बड़ा कोई इंपैक्ट नहीं आएगा हमारी मईशत पर। देखें, G20 से तो कोई नहीं है, कोई खातिर खा हमें इससे कोई बेनिफिट नहीं है। हमें सिर्फ ये क्या हुआ है कि IMF ने चूंकि इस सारी दुनिया के लिए 76 ममालिक के लिए एक रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एक उन्होंने बनाया और उसमें 76 अपने मेंबर कंट्रीज हैं, उनको असिस्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि जी हम आपको 150% आपके कोटा के मुताबिक हम आपको अप टू 150% आपको लोन दे देंगे। हमें उन्होंने 50% हमारे कोटा का लोन 1.4 बिलियन डॉलर दिया है। तो ये लोन दिया है, हम पे कर्जा बढ़ जाएगा जब ये लोन डिसबर्स हो जाएगा। और ये माली साल का जब 30 जून तक का कर्जा हम जब स्टेट बैंक जारी करेगा डेट स्टॉक का नंबर, तो इसमें ये 1.4 बिलियन डॉलर और डेट एक्यूमुलेट हुआ नजर आएगा हमें। तो ये तो डेट है। ये बेसिकली आप ये समझ, आप जो बेसिक सवाल था कि आपकी बात ठीक है, कुछ कर्जे जो हमने IMF के प्रोग्राम शुरू होने से पहले बैलेंस ऑफ सपोर्ट के लिए लिए थे, 3 अरब डॉलर चीन से, 2 अरब डॉलर मुत्तहिदा अरब अमारात से और 3 अरब डॉलर सऊदी अरब से, तो वो कोरोना ना भी होता तो वो तो हमने वापस नहीं करने थे। लेकिन इसके बाद जो गारंटेड लोन्स थे इन ममालिक से हमने लिए थे, उसकी जो रेगुलर सर्विसिंग होनी थी वो तो हम कर रहे थे ना। तो नटशेल में बात यहाँ पे आप ये कर रहे हैं, अब मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, हमें बहुत भी फायदा हुआ आपकी कैलकुलेशंस के मुताबिक। तो ये जो 1 साल का अरसा होगा हमें कोई 1 अरब डॉलर के आसपास फायदा होगा। मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक आई डोंट सी 1 बिलियन डॉलर बेनिफिट फ्रॉम G20। ये मैंने मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक नहीं है। मैं तो कहूंगा अपने फाइनेंस एडवाइजर को कि ये जो एक इतनी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वो इसको एक्सप्लेन कर दें कि जी हमें क्या मिला है G20 से। 2 रुपए पेट्रोल की कीमत कम करनी होती है तो 4 एडवाइजर और स्पेशल असिस्टेंट के साथ वो बैठ के 2 रुपए पेट्रोल की कीमत का कभी का ऐलान करते हैं। तो अगर इतना बड़ा बेनिफिट हमें अगर मिल रहा है पाकिस्तान को तो कौम को बताएं, हम सब हमें बहुत खुशी होगी। अच्छा साहब, अगर आप ये जो बात कर रहे हैं G20 वाली के इधर से तो कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, हमें बेनिफिट कहां से मिल सकता है ये बताएं, अगर रियल बेनिफिट चाहिए। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, हमें कहां से मिल सकता है। देखें, पाकिस्तान के लिए बायलैटरल डेट जो है इट इज नॉट एन इशू। ये हमारे टोटल डेट एंड लायबिलिटीज का ओनली 22% है। जो हमें प्रॉब्लम है वो है मल्टीलैटरल डेट, यूरो बॉन्ड एंड प्राइवेट जो कमर्शियल बैंक्स हैं जिनसे हमने बोरो किया हुआ है उनके हैं। और ये तकरीबन मोर देन 55% ऑफ आवर टोटल डेट एंड लायबिलिटीज का हिस्सा है। हमें तो यहां बेनिफिट है। हुकूमत पाकिस्तान को या प्राइम मिनिस्टर को जब ये जब ये रिक्वेस्ट कर रहे थे यूनाइटेड नेशन से कहा या बाकी मुल्कों से अपील की डेट रिलीफ के लिए, तो उनको स्पेसिफाई करना चाहिए था
कि जी ये मल्टीलैटरल इदारे जो हैं ये अपने डेट को आज की सतह पे फ्रीज कर दें, ताकि इनकी डेट की पेमेंट और ये फ्रीज कर दें 2 साल 2.5 साल जितने भी बाकियों को कंपेरेबल जो दिए गए हैं इसमें रिलीफ G20 में, वही रिलीफ मल्टीलैटरल इदारे अपने डेट को आज की सतह पे फ्रीज कर दें, तो उससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता। ये जो कंफ्यूजन पैदा हुई है, अगर आप गौर करें, जो इक्तिसादी अमूर के वजीर हैं खुसरो बख्तियार साहब, वो बिल्कुल खामोश हैं। मशीर खजाना जो है डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब, वो बिल्कुल खामोश हैं। और ये जो बयान दिए जा रहे हैं और जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो ये तो आ रही हैं जो है वजारत खारजा उसकी तरफ से। तो आपके ख्याल में ये जो हुकूमत के अंदर एक जो बदनज़मी बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, ये वजह है कि जो हम $12 अरब के दावे हो रहे हैं और हम यहाँ पे शादियाने बजा रहे हैं? पता नहीं $12 अरब किसी अखबार वालों ने ये लिख दिया है, बस वो चल पड़ा है उसी को लेकर। तमाम बाकी जो चैनल्स ने उसी अखबार की इस खबर को लेकर ऐलान करना शुरू कर दिया और ये कंफ्यूजन भी फैल गया है। इसका बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि जो राइट पर्सन है वो हमारे एडवाइजर हैं डॉक्टर हफीज शेख साहब, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें ये इसको क्लैरिफाई कर दें कि भाई हमें क्या बेनिफिट हासिल हुआ है। तो ये सबसे आसान काम होगा, हमें किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मल्टीलैटरल आपने कहा कि असल जो फायदा है हमें जो मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आपको लगता है कि अगर हम बाकायदा तौर पर उनसे दरख्वास्त करें, इमरान खान साहब दरख्वास्त करें, आपको लगता है कि किसी तरह का भी इम्कान मौजूद है कि हमें कोई बहुत बड़ा वो रिलीफ देंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, उनके रूल के मुताबिक, मल्टीलैटरल एजेंसीज के रूल के मुताबिक उनके डेट जो है वो ना रीशेड्यूल होते हैं, ना उसमें कोई रिलीफ मिलती है, क्योंकि दे आर नोन एज प्रेफर्ड क्रेडिटर्स। लेकिन ये कोई नाउजुबिल्लाह कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि ये मल्टीलैटरल डेट जो है वो नहीं हो सकते हैं, उसमें से उसको रिलीफ उनके बोरोवर हैं उनको नहीं मिल सकता, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन ये एक रस्म जो चली आ रही है इसी तरीके से कि दे आर प्रेफर्ड क्रेडिटर्स, लिहाजा इनके डेट को रीशेड्यूल नहीं हो सकता है। तो इस वक्त जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, दिस इज नॉट ए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, वी आर लिविंग इन एन एबनॉर्मल सिचुएशन। तो इसमें एबनॉर्मल फैसले भी किए जा सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे अगर ये बात हो कि देखें पाकिस्तान के जो मल्टीलैटरल डेट ये है और 3 साल में कम से कम हमने इतनी पेमेंट करनी है, इतना पैसा हम कहां से लाएंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम है, हमारे रेमिटेंस में प्रॉब्लम्स है। तो ये अगर प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से लेटर लिखे, मैं तो कहता हूं कि जो देखें ये जो मल्टीलैटरल अदारे हैं ये भी तो कहीं से इनको पैसे मिलते हैं। ये बड़े बड़े जो मुल्क हैं, अमीर मुल्क हैं, ये उनको लैंडिंग करते हैं, जब भी तो उनका कोटा है वहां पर। जैसे अमेरिका है, अमेरिका का 18% कोटा जो है, ये तो बिल्कुल वाजे हो गया ना कि $12 अरब की बात झूठी है। एक $1 अरब आप कह रहे हैं बड़ी मुश्किल से हमारा यहाँ से वो मौखर होगा, वो भी माफ नहीं हो रहा। हमें चलते चलते आपसे आखिरी सवाल है, ये बताइए कि IMF ने जो कल रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक वो IMF के लिए तो बिजनेस एज यूजुअल लग रहा है। जुलाई से वो कह रहे हैं कि टैक्स वसूलियों में आपने जो भी आपकी कलेक्शन होगी उसे 31% इजाफा करना है। ये 5101 अरब रुपए का एक नया टारगेट दिया जा रहा है अगले साल का। और इसी तरह पेट्रोलियम लेवी के ऊपर भी उनका ख्याल है कि 65% उसमें इजाफा करें। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, IMF की रिपोर्ट अगर आप पढ़े तो उसमें खुद उनकी कंट्रडिक्शन आपको नजर आएगी। एक तरफ उन्होंने इस माली साल के रिमेनिंग 4 महीने के लिए बड़ा हॉरेबल पिक्चर, बिल्कुल ऐसा कि जिस तबाही हो गई, और उसके बाद एकदम उनके लिए बिजनेस एज यूजुअल हो जाता है कि और आप ये भी कर ले वो भी कर लें। ये कंट्रडिक्शंस है उनका। जिस तरीके से दी जर्क उनका पहले वाला रिएक्शन था, रेवेन्यू का टारगेट 5550 रखा था और हम चीख के कह रहे थे कि भाई 4400 अरब हो जाए तो मैं FBR के हर अफसर को जाके सलाम करूंगा। तो वो तो हमें नजर आ रहा था कि इससे ज्यादा होगा नहीं। अब कोरोना के बाद उन्होंने खुद ही उसको रिवाइज डाउनवर्ड करके 3950 पे ले आए हैं। और 3950 से इस वाली साल के अगले साल कोई 5100 बिलियन जो है वो टारगेट रखा है, विच इज मोर देन 30%। अब जब इतने डिप्रेस्ड माहौल में खुद उनका फोरकास्ट ये है कि 2% ग्रोथ होगा नेक्स्ट ईयर में, ये 2% ग्रोथ से आप 31% रेवेन्यू कहां से जनरेट कर सकते हैं एडिशनल? ये मैं आपको बताऊं कि नंबर देने में बहुत माहिर समझे जाते हैं। FBR कितना कलेक्ट करेगा अगले साल में 5100 अरब रुपए के मुकाबले में?
बहुत ही डिफिकल्ट है। मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने अभी कैलकुलेशन इस वक्त नहीं की है। आज सुबह मैंने उनके तमाम रिपोर्ट को देखा है, 3950 ये बिल्कुल सही। अब लाइन पे आप आए हैं। हम जो पूरे साल चीखते रहे कि ये गलत हो रहा है, ये इन्होंने हमें इस मुसीबत में डाल दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमने अपने प्राइवेट सेक्टर के जो बिजनेसेस हैं, छोटे ताजिर हैं, सबों पे एकदम हल्ला बोल दिया। छोटे और बड़े सबों पे मैसिव टैक्सेशन करके हमने इकोनॉमी को सफोकेट कर दिया। ये फिर उसी तरह की चीजें हैं। 2% ग्रोथ आप बता रहे हैं। चले डॉक्टर साहब, यकीनन ये एक बड़ा टॉपिक है। जो आपने बात की कि आईएमएफ के अपने बयान में कंट्रडिक्शन है, तो लगता है ऐसा है कि कहीं आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान से कोई एडवाइजर्स रख लें, जिस तरीके से उनके अंदर कंट्रडिक्शन है। यहां पर एक ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद एक और इशू के ऊपर बात करेंगे, और वो है टैक्स रिफंड के हवाले से जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, उस पर कितना अमल दरामद हो रहा है। सो स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, 25 मार्च को प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई 1250 अरब रुपए के इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज का उन्होंने दावा किया था, और उस पैकेज के अंदर उन्होंने कहा था कि 100 अरब रुपए के जो टैक्स रिफंड्स हैं वो टैक्स पेयर्स को दिए जाएंगे, ताकि उनको जो लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो एड्रेस हो सके और इस सारी सूरत हाल के अंदर अपने मुलाजमीन को वो तनख्वाहें भी दे सके। लेकिन अभी तक के जो अदादोशुमार सामने आ रहे हैं, 100 अरब रुपए के मुकाबले में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अभी तक कोई 15 अप्रैल की जो डेडलाइन दी थी मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब ने, तब तक सिर्फ 21 अरब रुपए के रिफंड्स वो जारी किए गए हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो कारोबार है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसके ऊपर हमने आज बात करने के लिए स्टूडियो में ज़हमत दी है अजहर खालिद साहब को। अजहर साहब जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डेनम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। अजहर साहब, वेलकम टू द शो। काइंडली ये बताइएगा आपको क्या मसाइल पेश आ रहे हैं और आपके रिफंड है उसकी वैल्यू क्या है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शहबाज साहब, शुक्रिया शो पे इनवाइट करने का, और एक्सप्रेस टीवी का शुक्रिया, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी बोलने की। बिकॉज मैं काफी दिन से कोशिश कर रहा था कि वॉइस आउट करूं अपने इशू पे भी, और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग भी हैं। बेसिकली हम लोग स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैं, तो हमारा टर्नओवर साल का तकरीबन समझ लें 800 से 900 मिलियन रुपीज का है। और हमारा अभी इस वक्त जो रिफंड रहता है एफडीआर की तरफ वो तकरीबन 6 करोड़ रुपए का है, जिसमें से वो सिस्टम के हिसाब से हमें 3 करोड़ 80 लाख रुपए उनको देने हैं फौरन। बट हम 3-4 महीने से उनको फॉलो कर रहे हैं, बट वहां से कोई सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने कुछ प्रोसेस किए थे हमारे रिफंड, बट वो सारे गलत प्रोसेस कर दिए। काफी पेमेंट्स लोगों की डेफर्ड में चली गई। अच्छा साहब, एक तो आप ये बता रहे हैं कि आप 3-4 महीने से आपका इशू चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि जैसे शहबाज ने जिक्र किया कि 25 मार्च को जो वज़ीर आज़म ने पैकेज का ऐलान किया था, उसमें ये कहा गया था इमीडिएटली जो 100 अरब रुपए का रिफंड है वो आप जैसे लोगों को वापस किए जाए। तो उसके बाद भी कोई एफबीआर की तरफ से तेजी देखने में नहीं आ रही। रुकावट कहां पे है? रुकावट असल में इनका जो नया सिस्टम है, फास्टर रिफंड सिस्टम, जिसके थ्रू ये क्लेम कर रहे थे कि 72 आवर्स में रिफंड मिल जाएंगे एक्सपोर्टर्स को। तो ये जुलाई से स्टार्ट हुआ है, और अब आप समझ लें हम अप्रैल में, और अभी जुलाई से लेके जनवरी तक का जो हमने रिफंड मांगा वो नहीं मिला, तो 8-10 महीने हो गए। तो इसमें कोई तेजी नहीं है। बेसिकली इनके सिस्टम के कुछ ग्लिचेस हैं या नया सिस्टम है। साहब, ये बताइएगा आप कि आपका एफबीआर में किस लेवल पर राब्ता हुआ और आपको वहां से जवाब क्या दिया जा रहा है? हम लोग बेसिकली अपनी एसोसिएशन जो हमारी कराची में काटी है, प्रेगमा है, इनके थ्रू उनके साथ टच में। वहाँ पे चीफ ऑटोमेशन में 2 लोग हैं, आमिर अमीन भट्टी साहब हैं, उनके साथ राब्ते में। तो बट ये कि उनसे राब्ता इतना हो नहीं पाता आसानी से। हम लोग ट्राई करते हैं उनको फॉलो करने का, ईमेल करने का। फिर अभी नई जो चेयरमैन साहिबा आई हैं मैडम नौशीद, उनको भी हमारी एसोसिएशन के जो चेयरमैन है वो जानते हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है पिछले 1-1.5 महीने से। अच्छा साहब, ये बताएं कि आपका असल इशू अब मुतालबा आपका क्या है, कि क्या आपका बिल्कुल क्लियर केस है कि किस तरीके से आपको रिलीफ दिया जाए? क्योंकि गवर्नमेंट तो यही दावा कर रही है कि हम तो लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल कर रहे होंगे और उन्होंने काफी रिफंड दिए भी हैं, बट आई थिंक मेजॉरिटी बड़े लोगों को मिले हैं जिनके कुछ इन्फ्लुएंशियल होंगे या उनके डायरेक्ट एक्सेस होगा ऊपर के लोगों तक, तो उन लोगों को मिले होंगे। बट ये कि जो मीडियम एंटरप्राइज हमारे जैसी कंपनीज हैं जिन्होंने खास तौर पे
पिछले साल काम स्टार्ट किया और अभी 14-15 महीने हुए हैं, तो हम जैसे लोग काफी मुश्किल में आ गए, बिकॉज जुलाई के बाद इन्होंने जो हमारी पूरी वैल्यू चेन है उस पर टैक्स लगा दिया। पहले हम 0 रेटिंग में थे, तो हमारा समझ लें पूरा कैश वहीं ब्लॉक हो जाता है हर महीने। और अच्छा, फिर हम आप आखिर में आप ये बताइएगा कि आपसे किसी किस्म का कोई मुतालबा किया गया पैसे वगैरह लेने के लिए, और दूसरा ये बिल्कुल मुख्तसर बताइएगा कि आपको इस वक्त आप अपने मुलाजमिन की जो तनख्वाहें वो देने की पोजीशन में है या नहीं? नहीं, हमने मार्च की बड़ी मुश्किल से तनख्वाहें दी थी, और वैसे ही जो मीडियम स्मॉल कंपनीज होती हैं उनका अपना कैपिटल इतना नहीं होता, तो हम बहुत बुरे हालात में हैं। तो हमारा वैसे हमसे कोई किसी ने रिश्वत भी नहीं मांगी इसमें, बट ये कि हमें हमारा काम भी नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर, आपने बताया अपनी जो इस वक्त आपको मुश्किलात का सामना है, इसका बुनियादी मकसद इस स्टोरी का लाने का ये था कि किस तरीके से लोग सफ़र कर रहे हैं कोरोना वायरस की वबा अपनी जगह पे, और दूसरा जो उन्हीं का पैसा है टैक्स रिफंड जब बर वक्त FBR या हुकूमत पाकिस्तान नहीं देती तो किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं। दूसरा जो उन्होंने एक तरीके का इल्ज़ाम लगाया कि जो असर रसूख रखने वाले लोग हैं या जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उनको तो रिफंड मिल रहे हैं, लेकिन इन जैसे जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जो हुकूमत है, जो FBR है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनको चाहिए कि तमाम लोगों को अक्रॉस द बोर्ड ये रिलीफ मुहैया करें, क्योंकि इनकी मईशत का सवाल और पाकिस्तान की मईशत का सवाल है। इसी के साथ प्रोग्राम द रिव्यू से अब मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।